आज आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई छिड़ी हुई है वो सिर्फ मिसाइलों और बंदूकों की नहीं है, बल्कि सच्चाई और समर्थन की लड़ाई है। भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया कह रही है कि हम भारत के साथ हैं। यानी पाकिस्तान अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, विश्व मंच पर भी भारत की कूटनीति से डरा सहमा है, क्योंकि जो तस्वीर दुनिया भर से सामने आई है वो आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है। आतंक के खिलाफ वर्ल्ड वॉर में भारत लीडर बन चुका है। तमाम देशों में हिंदुस्तान का प्रतिनिधिमंडल आतंक के खात्मे का संदेश दे रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है और अब इस पर वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। भारत के इस कूटनीतिक आक्रामक अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब जैसे देशों ने खुलकर भारत के रुख का समर्थन किया है और बता दिया है कि आतंक समर्थित मुल्क को सबक सिखाना बेहद जरूरी है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन में भारत से बुरी तरह पिट चुका है। लेकिन आतंकवाद पर दुनिया को जगाने के लिए भारत अब लीडर की तरह अहम भूमिका में है। पाकिस्तान की सरजमीन से जो जन्म भी लेता है, प्रशिक्षण भी लेता है, पैसा भी लेता है और भारत और दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने का काम कोई करता है तो उस देश का नाम है आज का भारत समझ गया है कि आतंकवाद का एक ही मुकाबला है कि आप जो आतंकवादी है उनके ठिकानों को पता लगाया जाए और उन्हें ध्वस्त किया जाए, और यही ऑपरेशन सिंदूर ने किया। भारत का मैसेज क्लियर है। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए वैश्विक मंचों पर जवाबदेह ठहराया जाए और भारत का प्रतिनिधिमंडल यही कर रहा है। भारत के समर्थन में खड़े देशों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और पाकिस्तान की कूटनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। पीओके में हलचल बढ़ रही है। पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों की नई साजिशें पकड़ी जा रही हैं और भारत की निगाहें एक बार फिर सीमा पार हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर का अगला पड़ाव पीओके है? क्योंकि बीएसएफ को खुफिया इनपुट मिला है। आतंकी एक बार फिर पीओके में अपने लॉन्च पैड्स पर वापस लौट रहे हैं। पीओके के रास्ते भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। ऐसे में बॉर्डर पर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ हफ्ते पहले ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के ठिकानों को बर्बाद कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट दिए हैं वो एक बार फिर अलर्ट कर देने वाले हैं। बीएसएफ के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई आतंकी पीओके में अपने पुराने कैंपों में लौट गए हैं। एलओसी के पार हलचल बढ़ गई है और पाकिस्तान की आईएसआई फिर से इन कैंपों को एक्टिव कर रही है। लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जहां पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है वहां से वो कोशिश करेंगे। सीमा पार आतंकी गतिविधि के बाद भारतीय सेना बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा रही है। एडवांस ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और जमीनी इनपुट सब कुछ पाकिस्तान की चालों पर पैनी नजर रख रहा है। इसके अलावा पीओके में सभी आतंकी कैंप पर नजर है। आतंकियों के कैंप पे लौटने के इनपुट्स मिले हैं। सीमा पार से साजिश रचने की कोशिश हो रही है और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ये शायद भूल चुका है। भारत सीमा पार कार्रवाई करने के लिए हर वक्त रेडी है और इस बार तो उनके तमाम आतंकी कैंप भारतीय सेना की रडार पर हैं। सिर्फ पिछली बार की तरह ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार है। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित 4 राज्यों में से एक बार फिर मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है, जिसमें हम आपको बता दें कि गुजरात होगा, पंजाब होगा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल है। कल यानी 29 मई को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल होगी। ये अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। पिछली बार मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया था। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। अगली खबर का रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि आतंक के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकवादियों को यही संदेश देने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में कैबिनेट की बैठक बुलाई है और आतंकियों को ये बता दिया कि तुम जितनी भी चाहे नापाक साजिशें रच लो, दहशतगर्दी से न हम डरेंगे न पीछे हटेंगे, बल्कि मजबूती के साथ डटकर सामना करेंगे। पहलगाम में उमर कैबिनेट की बैठक आतंक के खिलाफ मजबूत स्टैंड है। उमर सरकार के कार्यकाल में ये पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक श्रीनगर या जम्मू से बाहर हुई है। पहली बार श्रीनगर और जम्मू से बाहर पहलगाम में कैबिनेट बैठक की गई, जिसका नेतृत्व जो है उमर अब्दुल्ला ने किया। संदेश यही था कि पहलगाम सुरक्षित है।
ये महज एक बैठक भर नहीं थी, बल्कि इसके जरिए पाकिस्तान और आतंकियों को स्पष्ट संदेश है कि उनके कायराना हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं और इसीलिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम की बैसरन घाटी में उन 26 लोगों की याद में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है जो 22 अप्रैल को दहशतगर्दी का शिकार हुए थे। पहलगाम में बैसरन में एक मेमोरियल कायम करेंगे उन 26 लोगों के लिए एक यादगार के तौर पे, ताकि वैसे हम लोग तो कभी भूलेंगे नहीं। कैबिनेट बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पर्यटन के महत्व पर जोर दिया जो घाटी में रहने वाले लोगों को आजीविका प्रदान करता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में साइकिल की सवारी का आनंद भी लिया। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ तरह तरह की बातें हो रही हैं। गर्लफ्रेंड प्रकरण के बाद वो एकांतवास में चले गए हैं, लेकिन इस बीच अनुष्का यादव के परिवार ने तेज प्रताप को अपना समर्थन दिया है और लालू फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी के कहने पर पहले तेज प्रताप की शादी करवाई, फिर राबड़ी देवी पर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या ने प्रताड़ना का आरोप लगाया और अब जब तलाक के बाद तेज प्रताप ने अपनी 12 साल पुरानी गर्लफ्रेंड के नाम और चेहरे से पर्दा उठाया तो लालू फैमिली में कोहराम मच गया। फटाफट तेज प्रताप यादव को घर से बेदखल कर दिया गया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म होने वाला नहीं है। हम एक भाई हैं, हम अपने भाई का कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव पे आज मुसीबत आ पड़ी है। पूरे बिहार के लोगों से नहीं, आरजेडी के लोगों के द्वारा उनको गाली दिलवाया जा रहा है। उस व्यक्ति के लिए आकाश यादव आज खड़ा है, जैसे वो व्यक्ति हमारे लिए लड़ा है। आज समय आया है कि आज हम उनके लिए लड़ें। हालांकि लालू फैमिली अब भी किसी अनुष्का को पहचानने से मना कर रही है। लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने तो ये तक कह दिया कि जिस लड़की की तस्वीर तेज प्रताप यादव के साथ दिखी वो तस्वीर ही गलत है। जो भी फोटो आया तो ये तो क्लियर हो गया, जो तेज प्रताप जी आके सामने बोले ये फोटो गलत है। फोटो जब गलत है तो वही पर चर्चा क्या करना है, चर्चा कोई नहीं है। यानी तेज प्रताप और अनुष्का प्रकरण में जितनी मुंह उतनी बातें हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल है क्या इस विवाद में तेज प्रताप के साथ गलत हो रहा है? भारतीय युवाओं में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। इस बार शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग खड़ी की है। दरअसल वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर देश के कई बड़े नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है और संजय राउत ने वीर सावरकर को भारत रत्न न देने का कारण पूछकर सियासी हलचल मचा दी। सावरकर साहब को हमने ये कहा है कि उनको भारत रत्न देकर उनका सम्मान आप क्यों नहीं कर रहे हो? अभी कल भी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सबको दे दिया, तो हमारे वीर सावरकर को आप भारत रत्न कब देंगे? दरअसल ये मांग तब उठी है जब महाराष्ट्र सरकार ने सावरकर की बैरिस्टर की वो डिग्री वापस लाने का ऐलान किया है जिसे अंग्रेजों ने छीन ली थी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन सवाल भी उठाए हैं कि आखिर सावरकर को अभी तक भारत रत्न से क्यों सम्मानित नहीं किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उनके खिलाफ संसद में जल्दी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। कैश एट होम कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक जांच पैनल ने दोषी ठहराया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने से पहले सरकार विपक्षी दलों को भरोसे में लेगी और जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर सरकार जस्टिस वर्मा पर महाभियोग को लेकर उनसे बात करेगी तो पार्टी अपनी राय सरकार के सामने रखेगी। दरअसल 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के दिल्ली वाले बंगले में आग लग गई थी और आग बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को उनके घरों से भारी मात्रा में कैश मिला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जाँच का आदेश देते हुए जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया था। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के गांव में हनुमान मंदिर तोड़े जाने के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया है। बताया जा रहा है कि भाटनपाली गांव में एक ईसाई धर्म के शख्स ने मंदिर को जेसीबी से गिरा दिया, जिसके बाद गांव में बवाल मच गया। हनुमान मंदिर गिराने की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठन को लगी, वे मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। जेसीबी मशीन से हनुमान मंदिर तोड़ने के आरोपी शख्स को लेकर लोगों का गुस्सा चरम पर था।
वे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर बवाल करते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद माहौल बिगड़ने से पहले ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान हिंदू संगठनों की पुलिस के साथ तीखी बहस और नोकझोंक हुई। जो हनुमान मंदिर तोड़ा गया उसके सामने ही चर्च है और बताया गया कि हनुमान मंदिर को जेसीबी से तोड़ने वाला शख्स हिंदू था, जिसने कुछ दिन पहले ही ईसाई धर्म अपनाया था। भाटनपाली ग्राम में एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन द्वारा हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया है। ये बहुत ही गलत है, इस प्रकार होना नहीं चाहिए। इसमें हिंदुओं की भावना आहत हुई है और यहीं पे चर्च है और चर्च है सही सलामत। हिंदू मंदिर तोड़े जाने के बाद भाटनपाली गांव में हालात तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन अब काबू में है। अब गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। पुंछ में सुरक्षा बलों का जोरदार एक्शन जारी है। पुंछ में 6 गोलों को निष्क्रिय किया गया है। एलओसी के पास ये 6 जिंदा बारूदी गोले मिले थे, जिनको आप देखिए किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि जिस समय पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा था, ये उस समय के गोले होंगे जिनको आज निष्क्रिय किया गया है। उत्तर प्रदेश के मदरसों को हाईटेक बनाया जा रहा है। कई मदरसों में स्मार्ट क्लास की तैयारी हो रही है, लेकिन दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा से मौलानाओं को अब परेशानी होने लगी है और अब तो मरने मारने की धमकी तक देने लगे हैं ये मौलाना। एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये बेचैनी, ये धमकी सिर्फ इसलिए है क्योंकि योगी सरकार यूपी के मदरसों को हाईटेक करना चाहती है। मदरसों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती है, लेकिन मौलानाओं को मुस्लिमों के बच्चे के लिए सिर्फ दीनी तालीम मायने रखती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसी सनक में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जब तक ये नहीं है तब तक हम भी बहाने ढूंढेंगे बचने के। दरअसल योगी सरकार यूपी के मदरसों को हाईटेक बना रही है। कुरान और कंप्यूटर के साथ साथ पढ़ाई होने वाली है। सिर्फ दीनी नहीं, मुस्लिम बच्चों को हर विषय की तालीम दी जाएगी, लेकिन ये बदलाव भड़काऊ मौलाना को कबूल नहीं। फिर लड़ाई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि तंत्र मंत्र के नाम पर आरोपी ने पहले महिला को फंसाया और फिर लव जिहाद का शिकार बनाया। शिकायत पर अब पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई की है। जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो वो दंग रह गई, क्योंकि यहाँ आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ। देखिए, ये सब इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये कोई अकेली हरकत नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। ये पूरा मामला घरोट इलाके का है। यहाँ रहने वाले युवक ने आरोप लगाया कि आरोपी ने तंत्र मंत्र की मदद से उसके भाई की पत्नी को अपने वश में किया हुआ है। आरोप ये भी है कि इसी तरह उसने और महिलाओं को भी लव जिहाद के खेल में फंसाया है। मामले की जानकारी होने पर गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। फिलहाल पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी अकेला था या किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा। वहीं दूसरी ओर इसका भी पता लगाया जा रहा है कि उसने किस किस को अपना शिकार बनाया। आरोपी को अपने हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया है और अपराध में प्रयुक्त होने वाले लैपटॉप, प्रिंटर। गुजरात के हॉस्टल में मध्य प्रदेश के छात्र की तड़प कर मौत हो गई और मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। लेकिन हार्ट की लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आई, माफ कीजिए, जो हॉस्टल की जो तस्वीरें हमें सामने मिली है, वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। हॉस्टल सहायक ने छात्र को पूरी रात गोद में रखकर संभालने की कोशिश की। छात्र तड़पता रहा। सुबह उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय पर इलाज नहीं होने की वजह से छात्र की मौत हो गई। 13 साल का ये मासूम मध्य प्रदेश से गुजरात पढ़ाई के लिए गया था। तपोवन आश्रम में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन रात के वक्त अचानक दर्द से तड़पने लगा। हॉस्टल सहायक ने बच्चे को संभालने की कोशिश की। पूरी रात उसे गोद में लेकर बैठा रहा, लेकिन तब तक छात्र की सांसें थम गई। हॉस्टल में एक बच्चे की इस तरह से मौत न सिर्फ दुखद है, बल्कि चिंता का भी विषय है। क्या संस्थान में मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं थे?
आखिर बच्चे की बिगड़ी तबीयत को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? हालांकि इन सवालों के बीच लापरवाह हॉस्टल सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। हार्ट अटैक कभी भी कहीं भी और किसी को भी आ सकता है। ऐसे में दिल का दौरा पड़ने के लक्षण को समझना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। आपको भी समझना चाहिए। हार्ट अटैक आने से पहले शरीर में क्या क्या बदलाव आने लगते हैं वो आप समझिए। तो सबसे पहले सीने में दर्द या बेचैनी, रुक रुक कर दर्द होना, ये एक पहला सिम्टम है। कमजोरी आना, चक्कर आना या फिर बेहोशी सी महसूस होना, शरीर से अचानक ठंडा पसीना गिरने लगना, जबड़े, गर्दन और पीठ में दर्द हो या किसी भी तरीके की बेचैनी हो, एक या दोनों बाजुओं में असहनीय अगर दर्द हो तो भी हार्ट अटैक का सिम्टम है ये। सांस लेने में अगर परेशानी हो, सांस तेजी से आप हांफने लगे, चढ़ने लगे सांस, तो ये तमाम सिम्टम्स हार्ट अटैक आने के पहले के सिम्टम्स हैं। तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। अब हार्ट अटैक से बचा कैसे जाए ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि दिल का दौरा हर उम्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। तो हम आपको बता दें कि सबसे जरूरी तो यह है कि तंबाकू उत्पाद के सेवन से जितना हो सके आपको बचना चाहिए। अगर वजन आपका सामान्य से ज्यादा है तो जल्दी से आपको वजन कम कर लेना चाहिए। तला भुना और पैकेज्ड फूड खाने से आपको बचना चाहिए। सबसे जरूरी है कि कम से कम 7 या 8 घंटे की प्रॉपर नींद यानी साउंड स्लीप आपको लेनी चाहिए। इसके साथ ही योग, व्यायाम और पैदल ज्यादा चलने की आज से ही आदत डाल लेनी चाहिए। मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए, रीलें कम देखनी चाहिए, ताकि आपकी जो नींद है वो एकदम साउंड स्लीप हो। बांग्लादेश इस वक्त एक उबाल के मुहाने पर खड़ा है। नए सेवा कानून को लेकर सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कें सुलग रही हैं, जिससे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अब दबाव में है। कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है और अब हालात काबू से बाहर होते दिख रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए कैसे सड़क पर सरकारी कर्मचारियों का हुजूम प्रदर्शन कर रहा है। किसी के हाथ में शेख हसीना के पोस्टर है तो किसी के हाथ में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की फोटो है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि अब वो मौजूदा सरकार की चाल समझ चुके हैं और अब उन्हें बस शेख हसीना और उनकी पार्टी से ही उम्मीद है। नए सेवा कानून को लेकर सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारी खड़े हैं। विरोध सिर्फ कानून का नहीं बल्कि सरकार की सोच का हो चला है। सचिवालय में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। सरकार मानो खुद से ही डरी हुई नजर आ रही है, कहीं ये विरोध विद्रोह में न बदल जाए। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए सरकार ने शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोग सड़कों पर हैं। देखिए कैसे लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। ये भी देखिए राजशाही यूनिवर्सिटी में किस तरह वामपंथी और जमात के छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर झड़प भड़काने का आरोप लगाया, जिसमें कई छात्र घायल हुए हैं। बांग्लादेश का इतिहास बताता है, जब भी जनता भड़की है तब सत्ता हिली है और अब फिर से वही संकेत दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये नहीं कि विरोध रुकेगा या नहीं, सवाल ये है कि इसकी चिंगारी क्या कुछ बड़ा जलाएगी। बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे और अब माणिकगंज में काली माता के मंदिर को निशाना बनाया गया है। ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। माणिकगंज में इस काली माता मंदिर में रात के अंधेरे में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिर के भीतर घुसकर धार्मिक भावनाओं को रौंदा गया, जिसे ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है। देखिए कैसे मंदिर में धुआं उठ रहा है। जिस मंदिर में कल तक लोग पूजा के लिए आते थे, जहां आरती और भजन गूंजते थे, वहीं अब बस टूटी मूर्तियां दिख रही हैं। कि कोई मामूली तोड़फोड़ नहीं थी, ये एक सुनियोजित हमला था। बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बनाया गया है। पूजा स्थलों पर हमले, धार्मिक अपमान और प्रशासन की नजरअंदाजी इस बात का सबूत है कि मजहबी उन्माद अब नीति बन चुका है। माणिकगंज का ये मंदिर अब टूटा है, लेकिन इससे भी ज्यादा टूटा है हिंदुओं का भरोसा। यूनुस की अंतरिम सरकार ने ना कोई बयान दिया, ना कोई कार्रवाई की। मंदिर जल गया, हिंदू आस्था राख हो गई, लेकिन ढाका के सत्ता गलियारों में सन्नाटा पसरा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का हत्यारा मौलाना आजाद हो गया है। जमात इस्लामी के कट्टरपंथी नेता अजहरुल इस्लाम को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप से बरी कर दिया है। मौलाना अजहरुल इस्लाम पिछले 14 साल से जेल में था और मौत की सजा का इंतजार कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया और इसे आजाद करने का आदेश दे दिया। जानकारी के मुताबिक अजहरुल इस्लाम को 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
युद्ध अपराधों के लिए मुजरिम करार दिया गया था, जिस मौलाना को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। अब जरा उसके अपराधों की फहरिस्त भी देख लीजिए। लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में कहा गया था कि कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी का नेता मुक्ति संग्राम के दौरान रंगपुर इलाके में 1256 लोगों की हत्या, 17 लोगों की किडनैपिंग और 13 महिलाओं से रेप के लिए जिम्मेदार था। सोचिए, जिस मौलाना पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, उस हैवान को बांग्लादेश की सुप्रीम अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। 1971 में मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में बरी हुए जमात ATM अजरुल इस्लाम ने जेल से बाहर निकलकर बयान दिया। इस मौलाना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने भी फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला रद्द करते हुए इसे बरी कर दिया है। और ऐसा बांग्लादेश में पहली बार हुआ है जब किसी कोर्ट ने अपना ही फैसला वापस लिया हो। यानी अब हिंदुओं का हत्यारा खुला घूमेगा। और इजराइल से इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के एक और लीडर को इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब इसकी पुष्टि की है। हमास का गाजा प्रमुख था मोहम्मद सिनवार। IDF के हमले में सिनवार मारा गया है और खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये जानकारी साझा की है। कोरोना अभी गया नहीं था, वो बस छुप कर बैठा हुआ था और अब उसने फिर एक बार दस्तक दे दी है, जिसके चलते भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। ये कोई सामान्य वायरस नहीं बल्कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है जो अब लोगों की जान भी ले रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और इस साल पहली बार देश में एक्टिव केस 1047 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कर्नाटक में 100 नए कोविड केस मिले। महाराष्ट्र में कोरोना के 66 नए केस सामने आए। यूपी में 24 घंटे में 10 नए केस, राजस्थान में 9 नए मरीज और हरियाणा में 15 कोविड केस मिले। यूपी, MP और राजस्थान में भी कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि नया वेरिएंट सामने आने के बाद से देश में करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इसीलिए लोग डरे हुए हैं। उधर कोरोना के बढ़ रहे केस के बीच लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। बाजारों में भीड़ है, पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना सिर्फ एक औपचारिकता बन गया है और यही वजह है कि वायरस को फिर से फैलने का पूरा मौका मिल रहा है। 2020 से लेकर 2022 के बीच कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही तैयारियों में जुट गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को कई बार चेतावनी दी, फिर भी जब अपराधी अपनी आदत से बाज नहीं आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने कमान अपने हाथ में ले ली। आलम यह है कि यूपी पुलिस शहर शहर बदमाशों को ढूंढकर ऑन द स्पॉट फैसला कर रही है। बीते 24 घंटों के अंदर पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स किए हैं, जिससे बदमाशों में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। यूपी में योगी फोर्स अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। सिर्फ 24 घंटे के दौरान यूपी में 14 शहरों में अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक एनकाउंटर हुए, जिसमें कई शातिर और नामी अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हुए और पुलिस ने उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 24 घंटे के अंदर ही मासूम के साथ हैवानियत करने वाला आरोपी कमल किशोर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी ने 27 मई की रात मासूम के साथ रेप किया था। बुलंदशहर के खुर्जा में पुलिस ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर में घायल कर दिया। आरोपी ने 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी। पुलिस जब आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हुआ। उन्नाव में भी बदमाशों के साथ मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। यहाँ पुलिस बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन चला रही है। घायल बदमाश ने एक दिन पहले फायरिंग की घटना में शामिल होने की बात कबूल की। गाजियाबाद में भी पुलिस ने एक शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। ये बदमाश लूट, स्नैचिंग और चोरी की कई वारदात में फरार चल रहा था। वहीं झांसी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। ये बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हुआ। कुल मिलाकर योगी फोर्स का मैसेज साफ है। यूपी में कहीं भी अपराधी अगर छिपा है तो उसे ढूंढकर या तो जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है या फिर बदमाश अस्पताल में अपना इलाज कराते हुए मिल रहे हैं। कहीं आप भी तो सिर नीचे कर मोबाइल को नहीं देखते या कहीं आप भी गलत पोस्चर में बैठकर कंप्यूटर पर घंटों तक काम तो नहीं करते, क्योंकि हमारी ये खबर उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं और घंटों तक सिर झुकाकर मोबाइल देखते रहते हैं। जी हाँ, आप मोबाइल इस तरह से इस्तेमाल अगर करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है। इस रिसर्च में खुलासा हुआ है कि इन्हीं आदतों की वजह से लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के शिकार हो रहे हैं। सिर झुकाकर मोबाइल देखने से कंधा जाम हो रहा है और ये खुलासा हुआ है कि कानपुर PGI के अध्ययन में
रोगी फ्रोजन शोल्डर जैसे लक्षण लेकर पहुंच रहे हैं। पीजीआई के पेन मेडिसिन विभाग में ऐसे केसेस खूब आ रहे हैं। विभाग ने ऐसे रोगियों पर अध्ययन किया है। इसमें मोबाइल स्क्रीन देखने के चक्कर में घंटों सिर झुकाए रहना और खास वजह इसकी पाई गई है। सिर झुकाए रहने से स्पाइनल कॉर्ड की डिस्क में खराबी आने लगती है, जिससे कंधा जाम हो जाता है। रोगियों को हाथ घुमाने और उठाने में तकलीफ होने लगती है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि कंधा जाम की दिक्कत वाले 100 रोगियों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें 18 से 65 साल तक के लोग शामिल रहे हैं और इनमें 32% रोगियों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मुख्य कारण घंटों मोबाइल का इस्तेमाल बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे और अब सवाल ये भी है कि आखिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन जैसी परेशानियों से कैसे बचा जाए। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स ने कुछ खास उपाय बताए हैं, वो आपको जरूर सुनने चाहिए। कंप्यूटर का लेवल है वो आईज की लेवल के बराबर होना चाहिए, जिससे जो है हमारी जो नेक रहे वो स्ट्रेट रहे। अगर जो है गलत पोस्चर पे अपनी गर्दन को रखते हैं तो उसके कारण से नसों में दबाव पड़ता है। मोबाइल जो है लोग झुक के देखते हैं मैक्सिमम टाइम पे और लंबे लंबे समय तक देखते हैं। कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं गलत पोस्चर में काम करके, तो ऐसे लोगों को नेक पेन होता है। और बिहार के नालंदा से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। नालंदा से जेडीयू नेता के भाई से हथियार बरामद किया गया है। एयर गन की 800 गोलियां बरामद हुई और 167 जिंदा कारतूस बरामद हुए। आरोपी अकबर मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियारों की खरीद बिक्री में शामिल है ये आरोपी, ऐसा कहा जा रहा है। एयर गन की ये 800 गोलियां बरामद हुई। बिहार में अपराधियों की बैंड बजाने के लिए पुलिस अब खुद बैंड बाजे और बारात के साथ निकल रही है। चाहे अपहरण कांड हो या फिर हत्याकांड, पुलिस की टीम अपराधियों को सरेंडर करने के लिए नोटिस चिपकाती नजर आ रही है। गांव में ढोल बजाती ये पुलिस अपराधियों को वार्निंग दे रही है। मुंगेर हत्याकांड में फरार आरोपियों से आत्मसमर्पण करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई है, जिसे आरोपियों के घर पर चस्पा किया जा रहा है। ढोल बाजों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। पुलिस से पूछने पर पता चला कि हत्याकांड के आरोपी पप्पू यादव और गौतम यादव के खिलाफ कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। अगर सरेंडर नहीं किया तो फिर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। मुंगेर के अलावा कुछ ऐसी ही तस्वीर बेगूसराय से भी आई। यहाँ नेता के अपहरण कांड में शामिल आरोपियों के घर ढोल बाजी के साथ पुलिस पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ सरेंडर करने का नोटिस जारी हुआ है। अगर आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो फिर इसी तरह ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि यहां प्लॉटिंग विवाद को लेकर एक मुस्लिम युवक ने एक हिंदू परिवार को खुलेआम जान से मारने और घर में बम फेंकने की धमकी दी है। और मुस्लिम युवक की हिंदू परिवार को धमकी देने का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी मारूफ हिंदू परिवार को जान से मारने की धमकी देता हुआ नजर आया। घटना गढ़ मुक्तेश्वर के इंदिरानगर कॉलोनी की है। बताया गया कि यहां आरोपी मारूफ ने पीड़ित धीरेन्द्र के प्लॉट की बाउंड्री वॉल को बाइक से टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों में बहस शुरू हुई और आरोपी मारूफ ने सीसीटीवी कैमरे के सामने ही हिंदू परिवार को जान से मारने और उसके घर को बम से उड़ाने की धमकी देने लगा। मारूफ की धमकी के बाद डरे सहमे हिंदू परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मारूफ को गिरफ्तार कर लिया। बिहार की राजधानी पटना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा करता है और फिर पिस्टल निकालकर उसे धमकाते हुए नजर आया। युवक और उसके गर्लफ्रेंड के बीच झगड़े का वीडियो पटना के जेपी सेतु का है। वीडियो में युवक और उसकी कथित गर्लफ्रेंड के बीच बहस होती दिख रही है। वहीं तीसरा शख्स लड़की का पक्ष लेते नजर आता है। ये तो बोल दिया भाई, गर्लफ्रेंड लड़की तो बोलती ना सामने से। ये गर्लफ्रेंड लड़की हो यार, तुम भी तो तुम बकवास कर रहे हो ना। माथा उठा खराब है तुम्हारा माथा खराब है क्या? तभी लड़की का बॉयफ्रेंड दोनों के बीच बहस में कूद पड़ता है। जानते थे भाई, कभी भी बनी उससे तुम्हें क्या है? जब तुम्हारी थी, जब तुम्हारी थी, अभी हमारे साथ है। ये कोई मतलब है भाई? मतलब का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तुम मेरे एक्स हो ना भाई, तो तुम
आपको पता ही नहीं है ऐसा कुछ। बहस के दौरान युवक पिस्टल निकालता है और लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को डराने लगता है। क्या तुम क्या कर लेगा? तुमको क्या दिक्कत है? तुमको क्या दिक्कत है? बताया ई का निकाल रहा है, ई का निकाल रहा है। नीचे रखो पहले इसको, नीचे रखो इसको, नीचे रखो। ये सब क्या कर रहा है तुम? जेपी सेतु पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच झगड़े का वीडियो पटना जैसे बड़े शहर में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं पुलिस अब इस वायरल वीडियो की सच्चाई की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस कमिश्नर के पीआरओ पर ही ठगी का आरोप लग गया है। आरोप है कि पीआरओ ने नौकरी दिलवाने के नाम पर एक महिला से 16 लाख रुपए की ठगी की है। यही है वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के जनसंपर्क अधिकारी यानी पीआरओ दीपक राणावत, जिन पर एक महिला ने ठगी का आरोप लगाया है। मैनपुरी की रहने वाली महिला ने पीआरओ दीपक राणावत पर लिखित में आरोप लगाया है कि बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर दीपक राणावत ने 2 पार्ट में 8 लाख रुपए लिए थे। महिला के मुताबिक अगस्त 2024 में उसने पीआरओ दीपक राणावत के दोस्त संदीप के जरिए पैसे दिए थे। बताया जा रहा है कि महिला ने ये पैसा ब्याज पर उधार लिए थे ताकि उनके बेटे को पुलिस विभाग या अन्य किसी सरकारी विभाग में नौकरी मिल सके, लेकिन कई महीनों के बाद भी नौकरी नहीं मिली और न ही रकम वापस की गयी। तो थक हार कर महिला ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से शिकायत की, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। आरोप है कि पीआरओ ने पुलिस विभाग और अन्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की है। फिलहाल कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने एडीसीपी क्राइम को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में करीब 100 घरों पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ डीडीए की टीम ने नोटिस चस्पा कर दिए हैं और 2 दिनों के अंदर मकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है। मामला केशव नगर घड़ी खुसरो का है, जहां 2 दिन बाद डीडीए का बुलडोजर गरजेगा। डीडीए की तरफ से लगाए गए इन नोटिसों में उस जमीन का कोई खसरा नंबर नहीं दिया गया है। ऐसे में लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर किन जमीनों पर कार्रवाई की जा रही है। खास बात यह है कि जिन मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है उनमें से कई निजी जमीन पर बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 के तहत इस इलाके से होकर 80 मीटर चौड़ा रोड निकाला जाना है। लोगों का आरोप है कि जिन इलाकों में नोटिस चस्पा किए गए हैं वो उस प्रस्तावित सड़क से काफी दूरी पर है। हमारी अपनी निजी जमीन है, हाईवे तो वहाँ से निकलना है, मगर हमें खामखा परेशान करा जा रहा है। 2 दिन का टाइम है, हम तोड़ फोड़ करेंगे। अब बताओ वाली बच्चे लेके कहाँ हम जाएंगे। अब हम आपको सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि ये कैसा मामला है। गुजरात के वलसाड़ में हाईवे पर एक ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और इससे पहले कि ड्राइवर संभल पाता ट्रक तेजी से पलट गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये हादसे का वीडियो है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि 2 ट्रक हाईवे पर जा रहे हैं। तभी पीछे वाला ट्रक डिसबैलेंस होकर एक तरफ झुक गया। लगा कि शायद पलट जाएगा, लेकिन फिर ड्राइवर ने किसी तरह संतुलन बना लिया। मगर ये क्या, ट्रक तो दोबारा एक तरफ झुक गया और इस बार संभलने का मौका ही नहीं मिला। कपास से भरा ट्रक हाईवे पर पलट गया और इसमें भरी कपास दूर दूर तक फैल गई। जानकारी के मुताबिक ये ट्रक हादसा पार्डी के पास नेशनल हाईवे पर हुआ, जिसमें ड्राइवर किसी तरह बच गया, लेकिन हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। हालांकि पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर एरिया को कंट्रोल में लिया। जम्मू कश्मीर से कुदरत के कहर की एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। यहाँ बादल फटने के बाद भारी तबाही मची, मलबा गिरने से सड़कें बंद हो गईं और लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। बादल जैसे ही फटा पूरा इलाका दहल गया। सैकड़ों टन मलबा नीचे आया, जिससे सड़क का नामो निशान मिट गया और मानो कुपवाड़ा एक बर्बाद नक्शा बन गया। देखिए इस तबाही रूपी सैलाब को, जो भी इसके रास्ते में आएगा वो उसे अपने साथ बहता ले जाएगा। कोई रास्ता सीधा नहीं, इलाका सलामत नहीं। कुदरत के एक बार और यहाँ रफ्तार ठहर गई। जहाँ कभी वाहन दौड़ते थे अब वहीं मिट्टी का ढेर है, जहाँ खेत थे अब वहाँ पत्थर और पानी है। कुपवाड़ा में जिंदगी थम गई है और तबाही बोल रही है। बादल फटने से 12 मेगावाट की करनाह जल विद्युत परियोजना स्थल पर अचानक बाढ़ आ गई और इलाके की बिजली ठप हो गई। अचानक आई प्राकृतिक आपदा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। जान माल का नुकसान तो टला, लेकिन मौसम की चुनौती अब भी बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटी है।
आंधी तूफान के वक्त घर से बाहर निकलना कितना खतरनाक हो सकता है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। घटना राजस्थान के भीलवाड़ा की है, जहां नेशनल हाईवे पर तेज आंधी से टोल प्लाजा का टीन शेड उड़ा और पीछे खड़ी गाड़ी के ऊपर जा गिरा। गनीमत बस ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और हादसे के बाद वहां मौजूद कार सवार इधर उधर भागते हुए दिखे और इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीर थोड़ी धुंधली जरूर है, लेकिन तूफान में तबाही की पूरी कहानी बयां कर रही है। अगर आप ये सोचकर बाजार से खरीदा गया बोतल बंद पानी पी रहे हैं कि ये पूरी तरह सुरक्षित है, तो फिर सतर्क हो जाइए, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ब्रांडेड बोतल में नॉर्मल पानी भरने वाले प्लांट का खुलासा हुआ है। और खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 ऐसे पैकिंग प्लांट्स का भांडाफोड़ किया है, जहां बिना लाइसेंस और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी करते हुए नकली ब्रांडेड पानी तैयार किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये कार्रवाई ग्रेटर नोएडा के कासना औद्योगिक क्षेत्र में की, जहां ब्रांडेड बोतल में साधारण पानी भरकर बेचने की जानकारी के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने पानी के 2 प्लांट्स पर छापा मारा और एक प्लांट में 13,000 से ज्यादा ब्रांडेड बोतलों में पैक नॉर्मल प्लांट का पानी बरामद किया, जबकि दूसरे प्लांट से 6,200 से ज्यादा ब्रांडेड बोतलों में पैक नॉर्मल प्लांट का पानी जब्त किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगर निगम की टीम सोई हुई है और आवारा कुत्तों ने यहां कोहराम मचा रखा है। आवारा कुत्ते लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। गाजियाबाद के लोगों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के खिलाफ मोर्चा भी खोला है, लेकिन नगर निगम यहां से लापता दिख रहा है। गाजियाबाद की अर्बन होम सोसाइटी इन दिनों दहशत में है। वजह है आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक। बीते कुछ हफ्तों में बच्चों पर हो रहे हमलों ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है। हालात इतने बिगड़े कि लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने नगर निगम को शिकायत दी और कुत्तों को पकड़ने की मांग की, लेकिन जब टीम पहुंची तो मामला और बिगड़ गया। इसी दौरान पशु प्रेमी भी सामने आए और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों और पशु प्रेमियों ने टकराव के हालात बन गए और दोनों तरफ से तीखी बहस होने लगी। जहां एक ओर लोग आवारा कुत्तों से अपनी और बच्चों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पशु प्रेमियों का कहना है कि कुत्तों के साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए। आवारा कुत्तों का मुद्दा सिर्फ गाजियाबाद का नहीं, कई और इलाकों का भी, जहां लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं और प्रशासन से आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं।